अच्छो। हाँ जी सर, वेलकम। सीए फाइनल का सितंबर 2025 अटेम्प्ट बहुत नियर बाय है, लगभग 51 डेज बचे हैं। एंड यू पीपल आर रियली कंफ्यूज कि यार एक्चुअली इसको अटेम्प्ट किस तरीके से किया जाए, एक स्टडी शेड्यूल क्या रखा जाए जिसमें मैं प्रैक्टिस भी कर लूँ, क्या क्या गलतियां मुझसे हुई है और इस ग्रुप के साथ दिक्कत क्या है, मैं इसे क्रैक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। सारे चीज़ों का जवाब यहाँ मिलेगा इस वीडियो के अंदर में। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपका स्टडी शेड्यूल क्या होना चाहिए, किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, सितंबर 25 में किस तरीके की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, और ये स्ट्रैटेजी वीडियो आपके बहुत काम में आने वाला है, प्लीज चेक करिए। सी, अगर हमें सितंबर 25 का अटेम्प्ट देना है, मतलब हमारे पास लगभग 51 डेज बचे हैं यहाँ से, राइट। और अब हमें क्या करना चाहिए इस पूरे सिनेरियो के अंदर में। सबसे पहले ये समझते हैं कि आपको फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबिलिटी क्या है, क्योंकि सीए फाइनल ग्रुप 2 के अंदर में आपका सबसे पहले डीटी आता है, आपका आईडीटी आता है और आपका आईबीएस आता है। एज फार एज डीटी इज कंसर्न, आपको फाइनेंस एक्ट 2024 एप्लीकेबल है। तो जितने बच्चों ने मई 25 दिया था और अब सितंबर 25 देने जा रहे हैं, आपका फाइनेंस एक्ट नहीं बदल रहा। तो जो बुक आपके मई 25 के लिए थी वही बुक आपके सितंबर 25 के लिए भी एज इट इज एप्लीकेबल होगी। और इससे रिलेटेड कुछ जुडिशियल अपडेट आए हैं और कुछ स्टैट्यूटरी अपडेट्स आए हैं। ये दोनों भी वीडियो मैंने क्या किया है, पूरा का पूरा अपलोड कर दिया है और आप इसे आराम से जाकर के देख सकते हैं। जुडिशियल वीडियो सर्च कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सर्च कर लीजिएगा, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, राइट। तो आपको फाइनेंस एक्ट 24 की एप्लीकेबिलिटी है, मतलब नए बुक की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आपको क्या करना है, एग्जिस्टिंग बुक ही पढ़ना है, प्लस हाँ कुछ 3-4 केस लॉ आए हैं और जुडिशियल अपडेट्स आए हैं, उतना भी अगर आप पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। लगे तो मैं उसका वीडियो यहाँ पे नीचे अटैच भी कर दूंगा ताकि आपको इजीली काम मिल जाए। अब इस ग्रुप के साथ कुछ कुछ इश्यूज है, जैसे कि अगर जो बच्चा ग्रुप 1 दे करके आ रहा है, जिसको देना ही ग्रुप 2 है, वो भी ये समझना, और जिसने ऑलरेडी ये ग्रुप दिया हुआ है वो भी ये समझना कि इस ग्रुप के साथ इश्यूज क्या है और उसको कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले जो लोग सीए फाइनल के अंदर में सितंबर 25 देने वाले हैं, जिनके ग्रुप 2 देना है, पहले इस इश्यूज को समझ लेते हैं। पहला इशू जो इस ग्रुप के अंदर में आता है वो है भैया अमेंडमेंट। ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, अमेंडमेंट पढ़ लेते हैं और ओल्ड प्रोविजन पढ़ लेते हैं। मतलब जिन्होंने मई 25 के पहले की क्लासेस ली है, लेट्स से नवंबर के लिए ली थी या उसके पहले अटेम्प्ट के लिए ली थी, उन्होंने अपनी क्लासेस को अपडेट ही नहीं किया। उन्होंने क्या किया, क्लास लिया और कहीं से अमेंडमेंट लेक्चर देख लिया और उनको एक्चुअली इंटरलिंकिंग ही नहीं पता है कि उस अमेंडमेंट का इंपैक्ट कहाँ कहाँ पे आ रहा है। जैसे कैपिटल गेन का बहुत बड़ा चेंज आया था, पर बहुत सारे बच्चे फेल टू अंडरस्टैंड कर देते हैं कि यार ये अमेंडमेंट्स किधर किधर एप्लीकेबल है। अमेंडमेंट पढ़ लेना और उसको एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में सॉल्विंग में लेके आना, ये बहुत बड़ा इशू है, राइट। इसको आपने कैसे सॉल्व करना चाहिए, आपने अगर मान लीजिए मई 25 के लिए क्लास नहीं ली थी, उसके पहले ली थी और सिर्फ अमेंडमेंट देख करके प्रिपेयर किया था, तो आपने कोई ना कोई फास्ट ट्रैक लेना चाहिए जहां पे अमेंडमेंट एंड सॉल्विंग दोनों कवर हो। हमने ये ऑलरेडी कर रखा है। दूसरा, राइटिंग प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया हुआ है, पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, उनने आर्टिकलशिप भी उसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में करी हुई है, लेकिन भाई साहब एक डिफरेंस है ना, आपने सॉफ्टवेयर में सॉल्व किया था और यहाँ पे एक्चुअल सॉल्विंग करनी पड़ती है। आपकी राइटिंग प्रैक्टिस जो है ये पूरी ना होने के कारण ये सब्जेक्ट आपसे कभी नहीं निकल पाएगा। बिकॉज मैं आपको जेन्युइनली एक बात बताऊं, सिर्फ आईडीटी डीटी का आप रिवीजन वीडियोस देख करके अगर कर लोगे विदाउट एनी राइटिंग प्रैक्टिस ना, कभी नहीं होने वाला। सिर्फ डीटी के अंदर में ही 53 टॉपिक्स है इंटरनेशनल टैक्स मिला करके, राइट। आप सोचोगे चैप्टर 1 का जो पार्ट है वो आपको 50 या 30 टॉपिक्स के बाद भी याद रह जाएगा, 40 टॉपिक्स के बाद भी याद रह जाएगा। इट इज इम्पॉसिबल। तुम एक रॉन्ग प्रिजम्पशन में बैठे हो। जब तुम इंटरनेशनल टैक्स पढ़ते रहोगे ना, डायरेक्ट टैक्स के मेजर टॉपिक के कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद नहीं आते और क्वेश्चन जो है वो टोटल इनकम पे आते हैं जिसकी आपने प्रैक्टिस ही नहीं कर रखी है। यहां आती है एक्चुअल गड़बड़। ये गड़बड़ को आपको सुधारना पड़ेगा। तीसरी चीज आती है लैक ऑफ कॉन्सेप्ट। कई बच्चों को कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, रैंडम टॉपिक छोड़ करके चल जा रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, फाइनल के डीटी के अंदर में मैक्सिमम गड़बड़ क्या होती है आपको पता है, ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन जो हो गया, बेप्स हो गया, गार हो गया, इसकी प्रिपरेशन करके ही नहीं जाते, वो थ्योरी बोल करके छोड़ के चल जाते। एंड लास्ट 3 अटेम्प्ट के पेपर उठा करके देखो, आपको समझ में आएगा कि यार इसमें से 4 या 6 मार्क एक्चुअली आ रहा है। वो आपने किया ही नहीं, वो 4 और 6 मार्क को आप दाव पे लगा करके चले गए, यस और नो। और उससे रिलेटेड एमसीक्यू अगर आ जाए तो वो आपने डेफिनेटली सॉल्व नहीं करना, मतलब आपने पेपर को एक्चुअली स्टेक पे लगा दिया। राइटिंग प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा इशू है इस ग्रुप के साथ जो आपने नहीं करी। और बाय द टाइम आपने क्लासेस ली थी, जिसको मैं कहता हूँ पुअर टाइम प्लानिंग, राइट। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, सीए फाइनल एफआर एएफएम के क्लास पहले ले लेते, उसको सॉल्व करते करते इतना डिले लगा देते और डीटी आईडीटी एंड में आकर के एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से सॉल्व करते। भाई साहब मैं आपको क्लियरली बता दूं, इस तरीके से ये पेपर को अप्रोच नहीं किया जाता। डायरेक्ट टैक्स और आईडीटी अपने आप में बहुत बड़ा कंटेंट है। बाय द टाइम बच्चों को समझ में आता है ना यार डीटी तो बहुत बड़ा निकला, यस,
तब तक के बहुत टाइम लेट हो चुका होता है। इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? आज भी आप क्या कर सकते हैं, फास्ट ट्रैक ले सकते हैं। कोई आपके बैलेंस टॉपिक बचे थे उसको आपने कंप्लीट कर लेना चाहिए, और आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम शेड्यूल जैसा मैं अभी बता रहा हूँ वो आपने सॉल्व कर लेना चाहिए, आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। मैक्सिमम एक बड़ी गलती बच्चे जो करते हैं वो करते हैं आईबीएस पेपर के अंदर में। सर आईबीएस पेपर के अंदर में आपसे गलती पता है क्या होती है, उसकी जो केस स्टडी होती है ना वो आप सॉल्व ही नहीं करते। फेयरली मार्क्स दे रहा है इंस्टीट्यूट, लेकिन किसी दिन उस पेपर में बैंड बजा दिया ना, आई एम सॉरी, आप उस पेपर के आगे बढ़ भी नहीं पाओगे, आपको समझ में तक के नहीं आएगा उस पेपर के अंदर में क्या हुआ है। आज आप फेयरली बहुत बढ़िया चल रहे हैं, इसलिए तब तक के ठीक चल रहा है, मार्क्स भी इंस्टीट्यूट दे रहा है उस सब्जेक्ट में, तब तक के सब सही चल रहा है। लेकिन दिक्कत आपको पता है कहाँ आने वाली है? दिक्कत आने वाली है जब आपने उसकी केस स्टडीज को सॉल्व नहीं किया। आईबीएस की केस स्टडी को आपको टारगेटेड बेसिस पे सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? जितना इंस्टीट्यूट ने दिया है उस बेसिस पे सॉल्व कर लेना। सिर्फ बड़े बड़े बैग भर के इंस्टीट्यूट में लेकर के चले जाना ना, इससे आईबीएस पास नहीं होते, राइट? आपको पता भी होना चाहिए कौन सा सिलेबस किधर है, केस स्टडी कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें मेन गेम है केस स्टडी को रीड करना। आपको केस स्टडी की रीडिंग हैबिट इतनी होनी चाहिए, क्योंकि केस स्टडी जो आ रही है वो एक एक डेढ़ डेढ़ पेज की आ रही है, कुछ केस में से 2 पेज के ऊपर भी चले जा रही है। तो आपको ना उसका स्मार्ट लर्निंग तरीका पता होना चाहिए, तो आप कर पाएंगे, और ये तभी हो सकता है जब आप उसकी प्रैक्टिस करें। बिलीव मी, इसको कोई यूट्यूब वीडियो देख करके तो एटलीस्ट नहीं कर सकता। फिर आते हैं भैया, सिलेबस तो बहुत बड़ा है, टाइमिंग बहुत शॉर्ट है, कैसे करें? आइए आपको बताता हूँ। ठीक है, ऐसे केस में आपको सबसे बेटर सजेस्टेड है कि आप अगर किसी सब्जेक्ट को लैक कर रहे हैं, जैसे आईडीटी हो गया या डीटी हो गया, आपने इसके फास्ट ट्रैक ले लेने चाहिए जेन्युइनली, जिसमें सॉल्विंग भी हो रहा है। जैसे हमारा फास्ट ट्रैक 35 आवर्स का है, आईडीटी का भी मुझे पता है बहुत कम आवर्स का है, तो उसके अंदर में राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई हुई है, आप जेन्युइनली करो, आपका काम हो जाना चाहिए। सर अब यहाँ से आर्टिकलशिप तो हमारी है नहीं, बहुत लोगों की आर्टिकलशिप खत्म हो चुकी है, यहाँ से हम हमारा टाइमिंग किस तरीके से रखें, शेड्यूल किस तरीके से करें। तो मैंने आपका एक स्टडी शेड्यूल बना करके रखा हुआ है। जेन्युइनली अगर आप ये स्टडी शेड्यूल फॉलो करते हैं तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको जल्दी उठना या रात रेत सोना इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता है आपने ये बहुत बार कर लिया, कोई आउटपुट तो निकलता नहीं है। तो सर हमने क्या करना चाहिए? देखो सबसे पहले ना डीटी को आपने 4 आवर्स देना चाहिए, और ये पूरे वीक के लिए होना चाहिए। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ अभी आप एक ग्रुप दे रहे हैं, मैं बोथ ग्रुप स्ट्रैटेजी का वीडियो अलग से बना लूंगा, ये एज ऑफ नाउ सिर्फ एक ग्रुप स्ट्रैटेजी का वीडियो है। तो आपने क्या करना चाहिए सर, स्टडी शेड्यूल क्या होना चाहिए सीए फाइनल का? तो सीए फाइनल जो बच्चे सितंबर 25 के अंदर में दे रहे हैं, इनका स्टडी शेड्यूल कुछ ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले 4 घंटे आप डीटी को देंगे। अब यहाँ पे एक बच्चा गलती क्या करता है कि वो सोचता है कि मैं सिर्फ कंसेप्ट पढ़ लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, एंड प्रॉब्लम समहाउ आई मैनेज। सॉरी, नहीं होने वाला। आपको क्या करना चाहिए, एक्चुअली 1 से 1.5 घंटे के अंदर में आपको टॉपिक खत्म करना है। सर 1 से 1.5 घंटे में टॉपिक कैसे खत्म होगा? आराम से हो जाएगा, डीटी के भी बड़े टॉपिक हो जाएंगे। मैंने चार्ट रिवीजन पूरा का पूरा फ्री यूट्यूब पे जाके डाला है, जा करके चेक कर लो, हो जाता है, राइट? 1 से 1.5 घंटे के अंदर में टॉपिक रिवाइज कीजिए। डेडिकेटेडली 3 घंटे की आपको प्रैक्टिस करना है, राइट? तो डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट ऑफ द टॉपिक 1 से 1.5 घंटा आपको लगाना है कॉन्सेप्ट के ऊपर। अज्यूम करो कि आपके पास 1 ही घंटा है, कॉन्सेप्ट को फटाफट 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 रिवाइज करो, और 3 घंटे डेडिकेटेड प्रैक्टिस करो। उसकी प्रैक्टिस से आप पास होने वाले हैं। सो इट इज नेवर अबाउट क्लास, आपने कौन सा टीचर का क्लास लगा लिया, आपने कौन से भारी टीचर का ये कर लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। इट इज नॉट अबाउट क्लास, इट इज अबाउट अभ्यास। आप कितना ज्यादा अभ्यास कर रहे हैं, कितना ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? दूसरा, 4 घंटे के डीटी के सेशन होने के बाद उसको रख दीजिए। प्लीज ये स्ट्रैटेजी मत लीजिए कि मैं आज दिन भर बैठ के डीटी के 5-6 टॉपिक कर लूंगा, नहीं होता, इफेक्टिवनेस ही नहीं आने वाला है। आपको उसको टाइम ब्रेक करना पड़ेगा ताकि आपका माइंड एक जगह स्टब ना हो जाए, दूसरी जगह भी जाए। सेकंड, इसके बाद आता है आईबीएस के 3 घंटे। जी हाँ, आईबीएस 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा। लॉजिकली 1 से 1.5 घंटे के अंदर में आप सबसे पहले केस स्टडीज को रीड कीजिए। भले ही एक दिन में एक केस स्टडी हो, पर आपको बचे हुए 3 घंटे उस केस स्टडी को सॉल्व करना है, आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन कहाँ से आया है, कहाँ से लिखा जाता है, और जो आपको लिख रहे हो उसके बाद आपने चेक करना है इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर क्या है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दैट इज हाउ आपका आईबीएस वर्कआउट होगा, उसके अंदर में आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर आपको 3 घंटे का एक टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा आईडीटी के लिए, जहां पे आप आईडीटी के कॉन्सेप्ट्स को 1 से 1.5 घंटा दें, राइट? हर आईडीटी टीचर ने क्या करा हुआ है, रिवीजन सेशन डाला हुआ है, आप वो रिवीजन सेशन देख लीजिए। रिवीजन सेशन के बाद 3 घंटा उनका क्वेश्चन बैंक उठाइए, और क्वेश्चन बैंक उठा करके क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। यही आपको देगा। सॉल्विंग करते वक्त नोट्स लिखना, वर्किंग नोट्स लिखना बहुत मैंडेटरी है, तो आपको ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फिर आता है आपका लगभग अगर आप देखोगे 4, 3 और 3, मतलब लगभग 10 घंटे का शेड्यूल हो गया, पर अभी भी दिन खत्म नहीं हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट स्टडी करोगे ना तो एमसीक्यू का भी काम हो जाएगा, और आपका कोई पेंडिंग लेक्चर का टाइम है वो भी हो जाएगा। मैं आपसे कहूंगा, अगर आप कोई लेक्चर देख रहे हैं, जैसे लेट्स से आप फास्ट ट्रैक देख रहे हैं, डीटी, आईडीटी, आईबीएस, व्हाटएवर, राइट? तो आपको क्या करना है, इसे ऑल्टरनेटिव डे में डालना, डे एंड पे डालना है। प्लीज अपने दिन की शुरुआत कोई लेक्चर देख करके मत करो। दिन में उठते ही आप बहुत फ्रेश होते हो, यहाँ का पूरा दिन आपने क्या करना चाहिए,
जेन्युइनली अपनी प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना चाहिए। और इवनिंग में आकर के आप थोड़े से लेथार्जिक हो जाते हो, तो लेक्चर जो आपको व्यू करना है वो इवनिंग के अंदर में, रात के अंदर में करो, ताकि आप एक स्मार्ट तरीके से डे को प्लान कर सको। तो यहाँ पे जो आखिरी के 2 घंटा या 3 घंटा है ना आपके दिन के, वो आपने क्या करना चाहिए, मैं बोलता हूँ उसको ऑल्टरनेटिव कर लिया। मंडे मंडे वेनसडे एंड थर्सडे, मंडे वेनसडे एंड फ्राइडे आपको 2-2 घंटे के डीटी आईडीटी और आईबीएस के ऑल्टरनेटिव एमसीक्यू सॉल्विंग पे फोकस करना चाहिए। मतलब क्या, जैसे मंडे है तो आपने डीटी कर लिया, उसके बाद में वेनसडे है तो आपने आईडीटी कर लिया, और फ्राइडे है तो आपने क्या कर लेना चाहिए, आईबीएस का पेपर के एमसीक्यू के ऊपर से फोकस करना चाहिए। बाकी डेली प्रैक्टिस जो आप कर रहे हो वो ये डेडिकेटेड 2 घंटा सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। अब आपने मंडे वेनसडे और फ्राइडे के दिन ये किया, व्हाट अबाउट ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे? ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे के दिन आपने लेक्चर व्यूइंग करनी चाहिए। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर कोई फास्ट ट्रैक ले रहा है या कोई रिवीजन ले रहा है, वो व्यू आपने क्या करना चाहिए, देख लेना चाहिए। और आपके जो लेक्चर बच जाएंगे वो संडे के दिन आपने पूरा यूज करना चाहिए। मतलब संडे के दिन आपके बचे हुए 3 लेक्चर होने चाहिए जो हफ्ते में आप नहीं कर पाए। इस तरीके से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, लेक्चर भी पूरे के पूरे कंप्लीट कर पाएंगे, एंड कम ऑन लेक्चर आप 1.3 1.5 व्यूज में भी देख सकते हो। तो एक स्मार्ट प्लानिंग के तहत ये हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और मुझे ऐसा लगता है अगर इसके अलावा आप 1 से 1.5 घंटा स्पेयर कर सकते हो ना, तो 1 डे 1 सब्जेक्ट का आप रिवीजन प्लानर बना दीजिए। मतलब मंडे के दिन आप सिर्फ डीटी का रिवीजन करेंगे, मतलब सिर्फ रिवीजन, मतलब जो आपने पढ़ लिया है उसको आकर के वापस से एक बार ओवरव्यू करना। आईडीटी को आप ट्यूसडे के दिन करेंगे, आईबीएस को आप थर्सडे के दिन करेंगे, और आगे के 3 दिन 1-1 घंटे के क्विक रिवीजन, जिसको मैं कहता हूँ क्विक रिवीजन के तहत आप ये कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से करने से आपका अगले 50 दिन के अंदर में सिलेबस भी कंप्लीट होगा, राइटिंग प्रैक्टिस भी डेडिकेटेड हो जाएगी, और आप सब्जेक्ट के अंदर में कमांड भी कर पाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ साथ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बाकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, सिंगल ग्रुप देना चाहिए या बोथ ग्रुप देना चाहिए, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। जुडिशियल अपडेट, स्टैट्यूटरी अपडेट का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, आप प्लीज जाकर के देख लीजिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और पार्ट लगता है कि आपको पूछना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी इस चीज़ के ऊपर रिप्लाई करूँ। गेटिंग द पॉइंट मालिक? मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर में, जहां पे मैं डिस्कस करता रहूंगा कि एक ग्रुप, अगर वो ग्रुप 1 रहा तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एंड अदरवाइज। यस मालिक, बाय बाय, टेक केयर।